हेलो दोस्तों, आप सबका टू एकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता होगा, सीटेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कुछ ही दिनों में उसका फॉर्म फिलअप होने लगेगा। आई होप आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और इसमें एक और बात मैं बता दे रहा हूँ कि फॉर्म जब भी स्टार्ट होगा तो तुरंत डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें एक रूल उन्होंने बना रखा है सेंटर के लिए कि पहले आओ पहले पाओ। उन्होंने कुछ सिटी जो इसमें सेंटर होंगे एग्जाम के, वहाँ क्या है कि वो उन्होंने सिटी लिमिटेड रखी है कि इतने बच्चों को इस सिटी में एग्जाम देना है। यदि आप उसमें आओगे, पहले फॉर्म डाल दोगे तो पहले सिटी मिल जाएंगी, नहीं मिलेगी तो अदर सिटी में जाके देना पड़ेगा, तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको होम डिस्ट्रिक्ट में यदि होम जिले में यदि सेंटर मिल रहा है तो आप वही सेंटर ले लीजिएगा। ठीक है। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है कोहलर बल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेट में शायद ऐसा कोई शिफ्ट हो जिससे इससे क्वेश्चन न बनता हो। हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिलेगा। और कैसे मिलेगा वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है। इस बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी हैं, ये स्लाइड फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड स्लाइड भी आएगी। तो इस पे जो भी चीजें हैं लिखी हुई, एक एक शब्द, बस आप क्या कीजिए, अपने कानों में लीड लगाइए और मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। आज के बाद आपको इन इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कान में लगाइए लीड और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कैसे पेडोलॉजी इसमें से पूछी जाती है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सीटीपी का कोई भी पोर्शन, चाहे सीटीपी हो या लैंग्वेज फर्स्ट हो, सेकेंड हो, ईबीएस हो, उसमें 15 नंबर की पेडोलॉजी आनी ही आनी है हर एक टॉपिक से। और 15 नंबर की जो आपकी पोर्शन है, सब्जेक्ट है, उससे रिलेटिव आएगी। तो आप देखिए इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ें कि आपके दिमाग में पूरी तरह फिट हो जाए। तो मैं एक कहानी से स्टार्ट करूंगा आप लोगों को। ये कहानी मेरी नहीं है, इन्हीं की है। कहानी तो मैं बहुत सुना सकता हूँ, लेकिन एक कहानी मैं सुनाऊंगा और उससे आपको आंसर चाहूंगा, और फिर उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे। कहानी ये है कि एक महिला थी यूरोप की। ठीक। एक महिला जो यूरोप की थी, वो बहुत बीमार थी। ठीक। वो बहुत बीमार थी और उसके पति जो थे, उसके हस्बैंड का नाम हिंच था। हिंच, ये नाम आप याद रखिएगा। हिंच, हिंज होगा। ठीक। ऐसे हिंज होगा। ठीक। उसके पति का नाम हिंच था। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे रेडियम नामक एक बीमारी है जिसकी दवा बनी नहीं थी। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जो दवाइयों के आविष्कार करते हैं, उन्होंने इस दवाई को खोज लिया था, मतलब बना लिया था। सिर्फ एक आदमी ने बनाया था और किसी ने अभी नहीं बनाया था। ठीक। रेडियम नाम की एक बीमारी थी, तो एक आदमी ने उसे बना लिया था। तो हिंच उसके पास जाता है जिसने दवाई बनाई रखी थी। उससे वो बोलता है कि ये दवाई दे दीजिए, इसके बदले में मैं पैसे आपको दे रहा हूँ। तो जिसने वो दवाई बनाई थी, उस दवाई की जितनी कीमत थी उससे 10 गुना कीमत पे वो दवा उसको हिंच को देने के लिए राजी हो गया। लेकिन हिंच के पास उतने पैसे नहीं थे। हिंच के पास उतने पैसे नहीं थे। उसने काफी रिक्वेस्ट की, नहीं दिया। वो आया घर पे, अपने रिलेटिव दोस्त जो भी हो उनसे बात की, तो उन्होंने भी कुछ पैसे दिए, किसी ने नहीं दिए, जो भी। वो फिर दोबारा गया तो भी उसके पास उतने पैसे 10 गुना नहीं हो पाए थे। हाँ, उसके पास जितने थे उससे ज्यादा हो गए। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, मैंने इस दवा को पे मेहनत की है, रिसर्च की है, अपना मेहनत किया, मैं इससे 10 गुना पैसे लूंगा तभी ये दवाई मैं आपको दूंगा। अब हिंच दुविधा में पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? दुविधा में पड़ जाता है कि पैसे मैं कहाँ से लाऊं। ये सोचता वो रात में जाता है उसके लैब में जाने के बाद वो उस दवा को चुरा लेता है। गुस्से में आता है, भाई कोई दवा नहीं देगा, तो आके उस दवा को चुरा लेता है और उस दवा को लाकर अपनी वाइफ को दे देता है और उसकी वाइफ सही हो जाती है। ये एक स्टोरी थी। अब इस पे मैं 2 क्वेश्चन आपसे करूंगा। क्या हिंच ने सही किया या गलत किया? बस आप मुझे बताइएगा। हिंच जिसने चोरी की, क्या उसने सही किया या गलत किया? इसका जवाब हम
अब अपने स्लाइड पे आते हैं, धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। इसी को जो कोहलर वर्ग थे वो जब भी पढ़ाते थे तो वो एक नैतिक या कहें कि एक काल्पनिक कहानी आपके सामने रखते थे और उससे आपके डिसीजन के बारे में वो जानना चाहते थे कि मतलब बच्चे के क्या डिसीजन है। तो पहले छोटे छोटी चीजें जान लीजिए, फिर इस कहानी का सार क्या है मैं आपको बताता हूँ। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, ठीक, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन, एक कहानी बेस पे मैं आपको क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना होगा। लेकिन इसका आंसर आप कब देंगे, जब इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे तब। तो वो कहानी मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आज के बाद ये टॉपिक दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहली बात, कोहलर वर्ग जो अमेरिका के थे, ये चीज एग्जाम में बहुत आई है, जिसे मैं सर्किल बना दूंगा, समझ लीजिए वो एग्जाम में आया हुआ, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, या सुपर टेट हो, या अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, जिसमें भी आप टीचर वैकेंसी की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जना तो आपको दिखेंगे। जीन पियाजे हुए, थांडोइक हुए, कोहलर हुए, ये तो कोहल वर्ग है, ठीक। तो हम आपको आगे आगे ले चलते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे। इन्होंने जो बताया कि बच्चे का जो विकास होता है वो जन्मजात नहीं होता। जो बच्चा आपके घर में है, पैदा होता है, तो वो एक स्लेट की तरह, एक कोरे स्लेट की तरह होता है, उस पर कुछ छपा नहीं होता, मतलब उस पर नैतिक ज्ञान नहीं होता। वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो अपने घर के मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, जो घर में लोग हैं उनसे वो सीखता है, उनकी बोली क्या है, भाषा क्या है। अब ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषी घर में लड़का पैदा हुआ है तो अंग्रेजी बोलने लगेगा, नहीं। जिस सोसाइटी में वो रहता है उस हिसाब से वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, सीखता है, ठीक। जैसे आपके घर में है तो आप जब पैदा हुए होंगे तो आपके पापा मम्मी हिंदी बोलते होंगे, तो आप हिंदी ही सुनते होंगे, धीरे धीरे डेवलप करते होंगे। आपके घर की जैसा भी माहौल होगा या आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव आप में होगा कि अच्छी सोसाइटी है तो आप में अच्छे संस्कार आएंगे, और पुअर सोसाइटी में तो उस हिसाब से आपका रहन सहन बनेगा। तो वही चीज उन्होंने पहली बात कही कि छात्रों के जीवन में उसके विचार नैतिक या अनैतिक, नैतिक मतलब सही या गलत, अनैतिक का मतलब है इसका निर्धारण नैतिक मूल्यों के विकास के द्वारा किया जाता है। इसी को मोरल नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने कोहलर वर्ग ने किया, ठीक। तो ये थ्योरी नहीं पूछी जाएगी आपसे, मैंने ये लिखा है, आपसे जो चीजें पूछी जाएंगी वो मैं बता रहा हूँ। यदि पूछे, मैंने क्या बताया, छात्र के जीवन है तो उसके विचार से नैतिक या अनैतिक, जिसका निर्धारण नैतिक मूल्यों के विकास द्वारा किया जाता है, इसे है नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर वर्ग किया जाता है। अब नैतिक, जिसे इंग्लिश में मोरल कहते हैं। अब मोरालिटी क्या होती है, मोरालिटी की मैं बात करूं तो मोरालिटी एक ऐसी चीज होती है जो सही सही और गलत के बीच का डिसीजन लेने में आपको हेल्प करे, मोरल, नैतिक। अब हिंच यदि चोरी करता तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाती, गलत है। लेकिन हिंच चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी की जान चली जाती। तो वो इस दुविधा में था कि मैं चोरी करूं या ना करूं। यदि चोरी करता हूं तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, और यदि मैं नहीं करता हूं तो मेरी वाइफ की जान चली जाएगी। तो ये चीज दो वर्ड निकल के आया, क्या निकल के आया, देखिए जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, आगे आगे धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा, ठीक। नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे कोहलर वर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी पे पेडोलॉजी भर भर के आती है, आप एकदम सीरियसली एकदम लीजिएगा, एकदम सीरियस होकर पढ़िएगा, क्योंकि एक से दो बार वीडियो को देख लेंगे, दोबारा आपको इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम दिमाग में घुस जाएगा, बस लीड लगा के सुनिएगा। उन्होंने दिया था 1969 में इस थ्योरी को, अब दो बार इसमें चेंजेस किए, एक तो 1981 में किए और एक 1984 में किए। आपसे ये वाला कई बार पूछा गया है कि नैतिक विकास का सिद्धांत या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलर वर्ग ने कब दी थी, 1969 में। दूसरा था अमेरिका से थी। अब इसमें दो चीजें आई, एक नैतिक दुविधा जिसे मोरल
डिलेमा कहते हैं, मोरल डिलेमा। अब देखिए नैतिक दुविधा क्या हुई, नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा क्या थी। यदि आप हैं, आप हिंच की जगह होते या हिंची के दिमाग में आया होगा कि यदि मैं चोरी करता हूँ तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाती है, यदि मैं चोरी नहीं करता हूँ तो मेरी पत्नी की जान चली जाती है। जिसे कहते हैं दुविधा। क्या कहते हैं? दुविधा, कि मैं करूं या ना करूं, सही या गलत में एक चीज का डिसीजन लेना, इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा। कभी कभी हम सही गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे है नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब दूसरा है नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग इसको बोलते हैं। नैतिक तर्क का क्या मतलब है कि हम दोनों फैसलों में से अपनी बुद्धि, विवेक या मोरल कहें जो भी हो, उससे हम डिसीजन ले लेते हैं, मतलब इसे नैतिक रीजनिंग कहते हैं। मोरल या नैतिक तर्क या तर्कना कहीं लिखा होगा तो उस पर मत जाइएगा। मोरल रीजनिंग मतलब कि हम अपनी लॉजिक या कोई रीजनिंग लगा के सही या गलत में से कोई एक डिसीजन चुन लेते हैं। आपके भी लाइफ में ऐसी कई बार कई कंडीशन आए होंगे कि जैसे कि मान लीजिए आपका एक ही दिन दो एग्जाम पड़ गया और एक ही दिन में पढ़ा है और सेंटर अलग अलग जगह पे पढ़ा है, तो आप सोचते होंगे कि ये वाला एग्जाम दूं या ये वाला दूं, कौन सा एग्जाम छोड़ूं। तो आप अपनी रिकॉर्डिंग सोचते कि मैं इस एग्जाम की ज्यादा प्रिपरेशन की है, इस एग्जाम में मैं ज्यादा नंबर ला सकता हूँ, इसकी मैंने शायद थोड़ी कम तैयारी की है तो इस एग्जाम को छोड़ देना ही बेटर है। तो आपके सामने ऐसी कई सिचुएशन आई होंगी। यदि एग्जाम का नहीं आई होगी तो और कोई सिचुएशन आपके पास ऐसी आई होगी कि आपको दो डिसीजनों में से, मतलब दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना था, चाहे आप ये वाला चुन लीजिए चाहे ये वाला चुन लीजिए। ये आपके नैतिक विकास पे या नैतिक रीजनिंग इसी को कहते हैं। ठीक, तो इसी को कहते हैं दो विचारों के बीच सही या गलत का चयन करना ही नैतिक तर्क या मोरल रीजनिंग कहते हैं। ठीक, ये दो शब्द मैंने इसलिए बताए कि इन दो शब्दों से भर भर के आपकी पेडोलॉजी पूछी जाएगी। वो क्या कहेगा, जो मैंने हिच की कहानी सुनाई है ना, उसी टाइप की एक कहानी आपके सामने रखेगा और उसी कहानी के बेसिस पे आपसे वो जवाब चाहेगा। हिंच के बारे में जैसे मैंने बताया, तो इन्होंने जो बताया 3 लेवल बताई है, 6 स्टेज, मतलब कहें तो लेवल 3 है, हर लेवल में 2-2 है, मतलब फर्स्ट में भी 2 है, सेकेंड में भी 2 है, थर्ड में भी 2 स्टेज। ठीक, ये स्टेज फर्स्ट हो गया, ये स्टेज सेकेंड हो गया। ठीक, तो इस तरह यदि आपसे लेवल पूछेगा तो 3 बताएंगे, स्टेज पूछेगा तो 6, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है कि कोहलरबर्ग ने कितने लेवल में डिवाइड किया है, तो आपको बताना होगा 3। अब पूछेगा सब स्टेज तो आपको बताना होगा 6। ठीक, अब देखिए जो इन्होंने पहला बताया है पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था, लेकिन अब इसको हिंदी में याद मत करिएगा, हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं, 2-3 नामों से जाना जाता है। पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था, और इंग्लिश में एक ही नाम है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। बस अब इसको याद कर लीजिएगा, इंग्लिश में ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, यहाँ रूढ़िगत की जगह परंपरागत कर देता, थोड़ा सा बोल नहीं पा रहे हैं। पूर्व रूढ़िगत की जगह कुछ और भी होता है। इसकी एज जो होती है ना वो पूछी जाती है 4 से 10 वर्ष। जब वो आपको प्री कन्वेंशनल स्टेज के बारे में पूछेगा एज क्या है, तो आप 4 से 10 वर्ष वाला ऑप्शन चूज करेंगे। पहला इस मतलब जो हम 3 लेवल बताए ना, वो ये पहला लेवल है। ठीक, ये सब तो मैंने आपको इसलिए बताया कि इससे पेडोलॉजी बनती आती है, तो इधर का आई होप आ गया होगा। तो हम जो 3 लेवल बताए हैं उसका पहला लेवल यही है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसकी एज क्या होती है? 4 से 10। लीड लगाए हैं तो पक्का कान में आवाज अच्छी तरह जा रही होगी, तो आपको दिमाग में बैठा होगा 4 से 10। इसमें बच्चे में नैतिक विकास 9 के बराबर होता है। अब छोटा बच्चा है 3 से 4, मतलब 4 साल से ऊपर का, उसमें क्या नैतिक विकास है? उसको 2 थप्पड़ मारेंगे अभी रोएगा, फिर उधर से घूम के आएगा, पापा पापा टॉफी दे दो,
फिर आप देखिए तो बड़े लोग नाराज हो जाते हैं। आप बड़े लोगों में झगड़ा हो तो उससे मेरी लड़ाई होगी, हम बात नहीं करेंगे। बच्चे में क्या होगा, अभी डांट देंगे, थोड़ी देर बाद उधर से आके आपके गोद में बैठ जाएगा। अभी वो गुस्सा होगा तो वो थप्पड़ मार देगा, पापा को मार देगा, मम्मी को मार देगा, दादा को मार देगा, क्योंकि उसमें नैतिक विकास है ही नहीं कि बड़ों को इज्जत दी जाती है। या छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें क्यूट लगते हैं तो उन्हें प्यार ही आदमी करता है, तो आपके गोद में बैठेगा, कभी आपके सर पे आके खेलेगा, आपको मार देगा, तो उसमें नैतिक विकास नहीं होती। तो आप उस पे सही गलत के डिसीजन 10 साल के बच्चों तक नहीं लिया जाता, तो उसमें नैतिक विकास न के बराबर होती है। ठीक, अब देखिए इस आयु में जो बच्चा होता है सही गलत का चयन दंड या पुरस्कार पाने की लालसा में करता है। जो 4 से 10 साल के बच्चे होते हैं उनमें नैतिक विकास बिल्कुल नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। वो जब भी कोई सही या गलत का फैसला करता है ना, तो वो दंड या पुरस्कार या सम्मान या तारीफ के चक्कर में करता है। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आए, ठीक, आपका जो छोटा बच्चा है 4-5 साल का है, अपना खेल रहा है, नमस्ते किया ना, सलाम किया ना, आदाब किया ना, दुआ किया। उनके जाने के बाद आप बच्चे को डांटे कि आपसे बड़े थे, गेस्ट आए थे, या आपके रिश्तेदार में मान लीजिए फूफा हो, मामा हो, जो भी हो, आए थे, आपको नमस्ते करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, उन्हें अच्छे से पेश आना चाहिए, डांटेंगे। और यही यदि वो सलाम दुआ या अच्छे से बिहेव करेगा तो आप उससे तारीफ करेंगे, हाँ मेरा बेटा इतना अच्छा है कि आए तो सलाम किया, पैर छुआ या नमस्ते किया, सलाम किया। तो क्या है कि बच्चे को जब डांटेंगे तो अगली बार जब मेहमान आएगा तो वो डांट से बचने के लिए उन्हें सलाम भी करेगा, पैर भी छुएगा, जो भी आपके घर की कल्चर हो। ठीक, और यदि उसको अच्छे से करेगा तो आप उसकी तारीफ भी करोगे। तो ये चीज होती है बच्चों में, ठीक, उसमें नैतिक विकास नहीं होता है, तो वो पुरस्कार और दंड के चक्कर में ये सारी चीजें करते हैं। पहला स्टेज इसका मैंने ए बी लिखा है। जो पहला है लेवल 1 का, इसके 2 सब स्टेज के बारे में आप बात करते हैं। ठीक, पहला है दंड या आज्ञा का पालन, दंड या आज्ञा का पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। सही गलत का चयन दूसरे के व्यवहार के अकॉर्डिंग करते हैं, दूसरे के व्यवहार के अकॉर्डिंग करते हैं। दंड या आज्ञा का पालन, पनिशमेंट या दंड के सही या गलत। जैसे मैंने अभी बच्चे के बारे में बताया कि आपके बच्चा है, यदि उसकी तारीफ करेंगे तो अगली बार जब वो कोई आएगा तो तारीफ पाने के लिए वो पैर भी छुएगा, उन्हें सलाम भी करेगा। और यदि उसको डांट मिलेगी, डांट देंगे पहले ही बार में, तो वो दंड से बचने के लिए कि हाँ पापा मुझे डांटेंगे यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो इस हिसाब से वो व्यवहार करेगा, अपने अकॉर्डिंग वो व्यवहार करेगा। मतलब दंड से बचने के लिए कहिए, पुरस्कार पाने के लालचे में कहिए, तो वो इसलिए वो अपने व्यवहार में चेंजेस लाएगा। इसलिए देखते होंगे बहुत सारे माँ बाप बच्चों को गुस्से में नहीं डांटते, बस उसको कि मतलब अच्छा बेटर करे इसलिए उसको डांट देते हैं कि हाँ ये तुमने नहीं किया, गलत चीज है, अगली बार से गलती की तो मैं तुम्हें मारूंगा या डांटूंगा या टॉफी नहीं लाऊंगा या ये चीज नहीं दूंगा या वो चीज नहीं दूंगा। तो मैं हम बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तो जो कि आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप भी करते होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये दंड या आज्ञा का पालन। दूसरा है आत्म अभिरुचि या प्रतिफल अभिमुख, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ ऑप्टीट्यूड एंड रिवॉर्ड एटीट्यूड। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा छात्र या बच्चा हो या छात्र हो अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करता है, अपनी रुचि के अनुसार करता है। यदि उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो क्योंकि उसमें नैतिक विकास नहीं होता कि उस पर कंडीशन अप्लाई है, ये है, अप्लाई ही है। अब जैसे मान लीजिए आपने फ्रिज में कोई चीज अच्छी रख दी है खाने के लिए, आप सोच रहे हैं कि गेस्ट आएगा उसके लिए ला के रखें। बच्चे को भूख लगी है, वो जाएगा फ्रिज खोलेगा खा लेगा, वो थोड़ी सोचेगा कि गेस्ट के लिए रखा है या घर के किसी पर्सन के लिए रखा। तो वो उसकी अभिरुचि के अकॉर्डिंग वो अपने बिहेवियर में जो वो व्यवहार करेगा। तो पहला मेरा कंप्लीट हुआ। पहला क्या था, प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष, नैतिक विकास इसमें बिल्कुल नहीं होता। इसकी 2 सब स्टेजेस हैं, दंड या आज्ञा का पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडिएंट, और आत्म अभिरुचि
अभिरुचिका या प्रतिफल अभिमुक्त, सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवार्ड एप्टीट्यूड। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई। आइए अब इसके बाकी दोनों स्टेजेस पे चलते हैं। देखिए दोस्त, अभी तक हम थ्री कन्वेंशनल स्टेज पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड स्टेज की मैं बात करूं, जो रूढ़िगत नैतिक अवस्था है, और तीसरा हमारा है उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज कहते हैं। ठीक, इस स्टेज की अवस्था आपसे पूछेगा तो 10 से 13 वर्ष, ये भी कई बार आया है। इसमें क्या मैंने लिखा है एक बार मैं पढ़ दूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस पर मैंने क्या किया। छात्र अधिक सामाजिक होते हैं, वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे उन्हें समाज में अधिक सम्मान प्राप्त हो। इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्ति की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जब ये बच्चा 10 साल से ऊपर हो जाता है तो अपने घर में, जैसे मान लीजिए आपके फादर हो या मम्मी पापा उस बच्चे के हो, दादा दादी हो, तो उनके व्यवहार को वो अपने अंदर समाहित करने लगता है। अपने घर के रहन सहन को, कि मतलब कैसे उठना है बैठना है, किस चीजों को वो दूसरों के, मतलब जो आपके अच्छे गुण है वो देख देख के ही बच्चा अपने अंदर उसे समाहित करने लगता है। ये कहने का पूरा मतलब है। ठीक, इसमें भी दो है। इसमें पहला है गुड बॉय गुड गर्ल, मतलब अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की लालसा, स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन। लड़की है तो वो भी अच्छा बनने की कोशिश करेगी अपने बिहेवियर से, लड़का होगा तो अपने। और दूसरा है कानून व व्यवस्था का उन्मुखता। तो पहले इसको समझ लेते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल। ये क्या कहने का मतलब ये है कि अब जैसे स्कूल में हो, आपको टीचर होमवर्क देती है, ठीक, अगले दिन यदि आप करके आओगे तो टीचर आपकी तारीफ करेंगी, कहेंगी ये लड़का बहुत अच्छा है, इसने मेरी हर एक बात को अच्छे से समझा और होमवर्क पूरा करके आया। और वहीं लड़की होगी तो लड़की के बारे में यही सब तो कहेंगी टीचर की ये कितनी अच्छी लड़की है, गुड गर्ल है। गुड पाने के लिए आप होमवर्क करते हो कि नहीं, अच्छी राइटिंग में करते हो कि नहीं, क्यों करते हो, कि आपकी तारीफ टीचर क्लास में करेंगी, औरों बच्चों से आपको बेहतर बोलेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। और वहीं कोई बच्चा नहीं करके आएगा, भाई तारीफ नहीं होगी, तो वो चीजें, वो सारी चीजें अपने दिमाग में आ जाती हैं, मतलब इस स्टेज पे आ जाती हैं, इस उम्र के बच्चों में आ जाती हैं। ठीक, जब आप भी रहे होंगे, आपको होमवर्क मिलता होगा, आप अच्छे से होमवर्क करके जाते होंगे, टीचर आपको गुड देखती होंगी, तो आप अपने दोस्तों में दिखाए होंगे, देखिए टीचर मुझे गुड दी है, मुझे वेरी गुड दी है, मुझे वेरी वेरी गुड दी है। तो उसमें क्या है कि आप अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए खूब अच्छे होमवर्क करके लाते हो, मतलब अच्छे से बिहेव करते हो क्लास में या सोसाइटी में, कि लोग कहेंगे कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये अच्छे से रहता है। ठीक, दूसरी बात कानून या व्यवस्था का उन्मुखता, जैसे कि आपसे हम बता दें कि आप सड़क पे जा रहे हो, रेड लाइट दिखी, मैंने बता दिया कि बच्चे ये रेड लाइट जब भी देखे तो सड़क को क्रॉस नहीं करना जब तक ये ग्रीन ना हो जाए। तो आपके लिए नियम कानून मैंने बता दिया कि ये चीज करोगे तो कानून मतलब नियम के हिसाब से सही है, तो बच्चे वो दिमाग में बैठा लिया कि नहीं अब रेड लाइट हो गया है तो हमें सड़क पार नहीं करनी है, बल्कि उधर के लोग इधर उधर आए जाएंगे, जो क्रॉस में होता है चौराहे पे ही रेड लाइट लगी रहती है, जब इधर के लोग ग्रीन होगा, इधर के लोग आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो वो क्या है कि अपने अंदर समाहित करने लगता है, जो हमारी सोसाइटी के नियम है कानून है, तो धीरे धीरे अपने अंदर समाहित करने लगता है, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि पूरा मेच्योर हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं, जो है उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज। ये इसमें 13 साल के ऊपर के बच्चों की एज होती है। एज पूछता है इसलिए मैंने एज हर जगह रखा है। आप सीटेट के प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा लीजिए, या यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन भी मिला है जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, प्लस पेडोलॉजी तो आपको आनी है। मतलब मान के चलिए सीटेट का लेवल 1 का पेपर हो या लेवल 2 का पेपर हो, 3 से 4 क्वेश्चन बनना ही बनना है पेडोलॉजी मिला के। ठीक, तो इसलिए 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा। आई होप आपके दिमाग में सारी चीजें, मतलब सारी जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर से जो उदाहरण लेके आपके घरों में जो सारी चीजें हैं, बच्चे हैं, उनसे कनेक्टेड करके, तो आई होप आप लोगों को बेटर तरीके से डील हो रही होगी। तो देखिए इसमें क्या है, ये नैतिक
नैतिकता की एक विकसित अवस्था है। इसमें जब 13 साल का बच्चा हो जाता है तो उसमें नैतिकता की जो एज होती है, मतलब विकसित जो होता रहता है, वो डेवलप हो जाती है। और जिससे छात्र नैतिकता विकास में परिपक्व हो जाते हैं, मतलब इसमें मेच्योर हो जाते हैं थोड़ा सा। मतलब इन सारे स्टेजों से जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे मेच्योरी हो जाएगा ना। आप ही जैसे जैसे बढ़ रहे हो, अब सीटेट का एग्जाम देने आए हो, तो अब जो बच्चे थे और अब के लेवल में आप लोगों में कुछ मेजोरिटी आ गई होगी ना। ठीक, इसमें क्या है कि सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है। पहला, छात्र जो है समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है। ठीक, समाज के नीति नियमों को, ये इंक गिर रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी इंक गिर गई, इसको साफ कर लो ना, कपड़े पे लग जाएगा। एक कपड़ा इसी तरह खराब भी हो गया है। तो समझिए इसको क्या कहता है, सामाजिक समझौते की अवस्था। छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है। जैसे अब मान लीजिए कोई लड़का है या लड़की है, ठीक, वो आधी रात तक घूमता रहता है। ठीक, आधी रात तक घूमता रहता है। ठीक, आधी रात तक घूमता रहता है, तो क्या सोसाइटी के हिसाब से सही है कि 12-1 बजे तक आप लड़के हो या लड़की हो अपने दोस्तों के साथ बाहर हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, जबकि आपको घर में होना चाहिए। बच्चों को होता है एक्चुअली कि 10 बजे तक कोचिंग, 9 बजे तक कोचिंग चलती है, तो ऑब्वियसली चलो ट्रैफिक है, 10 बजे तक अपने घर आ जाना चाहिए। अपने घर पे आइए, पढ़िए लिखिए, खाइए पिए, मूवी देखिए। ऐसा नहीं है कि कोचिंग से छूटे 11-12 बजे कहीं पार्क में, कहीं मॉल में, कहीं सड़कों पे आवारागर्दी कर रहे हैं, तो क्या सोसाइटी के हिसाब से सही है? नहीं सही है। तो आप ये चीज अपने अंदर समाई करना। हाँ, ये बात अलग है, कुछ बच्चे होते हैं जो घूमते हैं, तो भाई वो सारी चीजें उन्होंने बताई, नहीं नैतिक अनैतिक, तो क्या है कि समाज में दोनों तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे, तो ये सारी चीजें संगत पे डिपेंड करती है। यदि आपकी संगत सही लोगों के बच्चों से होगी जो सोसाइटी के नियमों को मानते हैं कि उन्हें कैसे रहना है सोसाइटी में, तो उस हिसाब से आप अपने आप को डेवलप करोगे। आपकी यही संगत है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो स्मोकिंग करता हो या ड्रिंकिंग करता हो, तो आप उसके साथ कुछ दिन रहिए, आज नहीं कल तो आपको ये बैड हैबिट लग जाती ही है। क्योंकि कई सारी चीजें हमने सुना भी है, कबीर दास का भी दोहा है, बहुत सारे रेमन दास का भी एक शायद दोहा है, संगत जैसी संगत वैसी रंगत, कहावत भी है। तो आप जो ऐसे दोस्त चुनते हो वैसे आपका फ्यूचर होता है। ठीक, तो ये हम क्या बोले कि समाज के नीति नियमों को अपनाने लगते हैं कि मतलब कि लेट नाइट नहीं घूमना चाहिए, और या फिर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और जो भी जब ट्रैफिक मतलब रुक जाए, रेड लाइट ऑफ हो जाए तो हमें रुक जाना चाहिए, ग्रीन हो तो ऑन आगे बढ़ना चाहिए, या जेब्रा क्रॉसिंग होती है, या फिर जो भी छोटी छोटी चीजें आपके आसपास का माहौल हो कि वो चीजें आप पे डिपेंड करनी है। आता है सेकेंड, इसका मतलब थर्ड का ये फर्स्ट बात था, ये सेकेंड। सार्वभौमिक विवेक की अवस्था, मतलब यूनिवर्सल कॉन्सियस स्टेज। छात्र ऐसे मानकों को करता है जो शाश्वत सत्य हो। मतलब कहने का मतलब कि अब आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको सही और गलत, जब मोरल डिलेमा मैंने शुरू में दुविधा बताया था ना, कि आपके सामने दो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों में से एक को चुनना है, तो वहां आप मोरल रीजनिंग लगाते हो कि कौन सा चीजें मेरे लिए सही होंगी, जो आपके लिए सही होंगी वही डिसीजन लेंगे। जैसे हिंस था, उसने चोरी की, पुलिस पकड़ ले जाता, नहीं करती तो उसकी वाइफ मर जाती, तो इस दोनों में उसने चोरी करना ज्यादा बेटर समझा, क्योंकि उससे उसकी वाइफ बच गई, क्योंकि यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल था। चलो नो डाउट चोरी करना गलत है, बिल्कुल 110% गलत है, लेकिन यहाँ पे जान का भी खतरा था उसकी वाइफ का, तो दोनों गलत हैं। यदि वो दवाई नहीं चुराता तो हिंच के लिए गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं वो डॉक्टर जो था, जो दवा उसको रियल देनी चाहिए थी प्राइस, उससे वो 10 गुने पे दे रहा था, तो क्या वो भी सही था? नहीं सही था ना। तो ये अपनी मैंने थॉट बताई, तो इसी तरह
मैं आपसे एक सवाल करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसको पहले समझ लेते हैं। सार्वभौमिक अभिव्यक्ति, अभी वही बात मैं बता रहा था कि छात्र ऐसे मानकों को करता है जो शाश्वत सत्य है, प्रत्येक स्थिति में परिस्थिति के अनुकूल हो। छात्र अपने विवेक का आत्मचिंतन से सही या गलत का चयन करता है, सही और गलत का चयन करता है, जैसे हिंच ने किया, सही या गलत का हिंच ने चयन किया। आई होप आपको कोहलर वर्ग समझ में आ गया होगा। बस इसे एक बार और कान में लीड लगा के सुनिएगा, आपको मिल जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन सुनिए। लड़का होगा तो लड़का अपनी जगह रखेगा, लड़की होगी तो लड़की होगी। मान लीजिए आप एक लड़की हो, ठीक, आपके सामने दो रिश्ते आए हैं शादी के लिए। एक लड़का जो कि गवर्नमेंट जॉब करता है, ठीक, एक लड़का वो है जो जॉब अभी नहीं करता है, तैयारी कर रहा है, ठीक। जो जॉब करता है उसमें बैड हैबिट है, वो झूठ बोलता है, चीटिंग भी कई लोगों को कर चुका है, थोड़ा सा स्मोकिंग या ड्रिंकिंग भी करता है। लेकिन जो जॉब नहीं पाया है, जो जॉब की तैयारी कर रहा है, वो लड़का अच्छा है, शरीफ है, मतलब हमेशा सच बोलता है, चाहे वो बात कड़वी लगे या फिर मीठी लगे। यदि वो सच है तो कड़वा लगेगा, ये तो सभी को पता है। तो वो सच्चा है, उसने किसी को चीट नहीं किया है, झूठ नहीं बोलता है, तो वो अभी जॉब नहीं करता है। और एक दूसरा लड़का जो जॉब तो कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, जॉब कर रहा है, नो डाउट, लेकिन वो कई लोगों को चीट कर चुका है, धोखा दे चुका है या फिर स्मोकिंग कर चुका है, बैड हैबिट है। तो लड़की लोग किस लड़के को चुनेंगी, जो जॉबलेस है या जो जॉब करता है। इसी तरह लड़के लोग दो लड़कियों को रख लेंगे, एक गवर्नमेंट जॉब करती है जो चीट करती है, ऑब्वियसली झूठ बोलती है या धोखा देती है, फरेब करती है, या एक वो लड़की जो घर की है, संस्कारी है, जॉब नहीं करती है और ना ही जॉब करने का उसका कोई इरादा है या जॉब करने का कोई ऐसा मूड है, लेकिन वो घर के सारे काम कर लेती है, घर गृहस्थी की हो या अपनी अच्छी फैमिली के अकॉर्डिंग अपनी फैमिली को खूबसूरत बना सकती है अपने रहन सहन से, अपने बिहेवियर से, अपने कैरेक्टर से। एक वो है जो जॉब तो करती है लेकिन वो मतलब कि जैसे झूठ बोलती है। तो लड़के लोग बताएंगे कौन सी लड़की चूज करेंगे, लड़की लोग बताएंगे कौन से लड़की को चूज करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर करना जरूरी भी है और आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अगला जब भी टॉपिक बना के अभी डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेरी तरफ से हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब करने से आपका भी थोड़ा सा मोटिवेशन होगा, आपके पास वीडियो पड़ेगी, आप भी पढ़ोगे, अब मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, चलो भैया हमें भी लोग पसंद करते हैं। तो क्या है कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।